हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने कहा था, हमारी हिस्ट्री की वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हिस्ट्री मैंने डिटेल में पढ़ाई है आपको। जैसे कि जो तीनों बुक हैं, रामशरण शर्मा की बुक है प्राचीन भारत के लिए, और मिडेवल हिस्ट्री की है सतीश चंद्रा की बुक, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है बिपिन चंद्रा की बुक से, वो इस वीक में कम्प्लीट हो जाएगी। मैंने कहा था जैसे ये कम्प्लीट होगी तो उन तीनों बुकों का निचोड़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो ये उन तीनों बुकों की पहली वीडियो है, और इसमें लेवल रखा हुआ है क्वेश्चनों का 50% ईजी है और 50% क्वेश्चन टफ है। ठीक है, जो हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूपी पीसीएस का, तो यूपी पीसीएस के लिए तो रामबाण वीडियो है, क्योंकि यूपी पीसीएस में डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी लेखपाल का, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं, तो रामबाण वीडियो सिद्ध हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसमें 1000 क्वेश्चन होंगे और उसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 70% क्वेश्चन टफ होंगे और 30% ईजी। ठीक फ्रेंड्स, क्वालिटी की बात करूँ तो 720 पे देखना बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा। अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो तो स्लो करके देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगवाए हुए हैं वन लाइनर की फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव टाइप की फॉर्म में। चैनल पे आपको बहुत ही एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाएगा, तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पर चलते हैं। बकवासबाजी बहुत हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, मैं ब्रश नहीं चला पाऊँगा क्योंकि ब्रश चलाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, और जैसे ही मैं ब्रश चलाऊँगा तो ये देखो ये आ जाएगा। जैसे कि ये आंसर है ना सी, तो ये आंसर हो जाएगा, इसलिए मैंने ग्रीन कलर में ये आंसर मेंशन कर दिया है। ठीक फ्रेंड्स, हमें ब्रश चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक फ्रेंड्स, आप ग्रीन कलर पर फोकस रखना। और एक बात और बता दूँ कि बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में आंसर गलत हो, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो, या किसी क्वेश्चन में, या फिर किसी आंसर में, तो मैं आपको उसी टाइम वो टॉपिक क्लियर करूँगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैंने किसी कैफ़े वाले से इसको सीक्वेंस में अरेंज करवाया, बाकी उसने पीडीएफ मुझे बना के दे दी है, टाइप उसने किया है। ठीक फ्रेंड्स, अब बाकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के इसे टाइप कर सकूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो कुछ भी गलत हो मैं उसी टाइम आपको क्लियर कराऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने 1922 में की थी। और जो इसके नीचे है राखल दास बनर्जी, इन्होंने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो याद रखना। 1924 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हज़ारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर त्याग दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य था जिन्होंने एक सच्चे जैन मुनि की तरह अपना शरीर फास्ट रख के या उपवास रख के त्याग दिया था। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये बना है, तो आप इनका नाम याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इन्होंने कहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे? तो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन तीसरा ऐसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो जैन धर्म, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं इस चंद्रगुप्त मौर्य की और थोड़ा आपको डीप में ले जाऊं, तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा रहा था ना, मैं आपको प्राचीन हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो वहाँ भी मैंने इनके बारे में एक कहानी सुनाई थी, तो आप दोबारा सुन लीजिए उस कहानी को। ठीक फ्रेंड, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, ये भारत का पहला शासक था जिसने पूरे इंडिया को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, एक झंडे के नीचे लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लेकिन जो इसके गुरु थे, या कुछ भी कह लो, इनके राज में मंत्री थे या गुरु थे जिनकी ये सलाह से काम करते थे, उनका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त, या फिर चाणक्य बोल दीजिए, या फिर कौटिल्य। ये 3 नाम एक ही बंदे के हैं, तो आप याद रखना। तो जो चाणक्य जी थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में हल्का हल्का जहर देते थे, और वो जहर इसलिए देते थे ताकि कोई चंद्रगुप्त मौर्य को मार ना सके, मतलब जहर के द्वारा, मतलब कोई चंद्रगुप्त मौर्य का दुश्मन वगैरह हो या कोई पड़ोसी राज्य का शासक वगैरह, तो इनको जहर दे के मारने की कोशिश करे,
तो ऑलरेडी वो इनको पहले ही जहर देते थे, हल्का नाम मात्र का जहर देते थे ताकि वो शरीर में इनके इकट्ठा होता रहे और ताकि कोई इन्हें जहर दे के मारने की कोशिश करे। तो कहते हैं ना, जहर ही जहर को मारता है, तो इनके शरीर में ऑलरेडी जहर था, तो कोई इन्हें जहर से ना मार पाए, ताकि वो कोई दुश्मन वगैरह इनका जहर दे तो वो पेट में जाए तो वो जहर का की काट कर दे या मार कर दे। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए इनको हल्का हल्का जहर देते थे चाणक्य जी। और जो इनकी वाइफ थी उनको भी हल्का हल्का जहर दिया जाता था, क्योंकि उनकी कोख में पूरे हिंदुस्तान का भविष्य पल रहा था और वो उस भविष्य का नाम था बिंदुसार। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अब मैं आज की बात बताऊं कि आज के जो हमारे डॉक्टर वगैरह हैं तो ये तो मतलब मनी मेकिंग के लिए बैठे हुए हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए। मतलब किसी की डिलीवरी वगैरह हो तो ये इंतज़ार तो करते नहीं नॉर्मल डिलीवरी कराने की, ये तो ये सीधा ऑपरेशन ही करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के काल की, तो जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो इनके पेट में हिंदुस्तान का भविष्य यानी कि बिंदुसार पल रहा था और इनकी माँ को भी हल्का हल्का जहर दिया जाता था, बिंदुसार की माँ को। ठीक फ्रेंड्स, तो जब इनकी डिलीवरी होने को आई तब बिंदुसार की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही थी, तो फिर जो राज्य के जितने वैद्य वगैरह थे तो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने चीर फाड़ करके मतलब शल्य चिकित्सा के द्वारा सर्जरी करके तब बिंदुसार को उनके गर्भाशय से निकाला था। ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि हिंदुस्तान का ऐसा पहला बच्चा कौन सा था जिसके ऊपर सर्जरी की गई थी, तो वो था बिंदुसार। ठीक फ्रेंड्स, अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है कि इतनी इतनी डीप में कोई नहीं जाता जितनी डीप में मैंने आपको ये बात बताई है। और जो इसकी वाइफ को जहर दिया जाता था ना बिंदुसार की माँ को, तो उस जहर का असर इस बिंदुसार के ऊपर था। तो इसकी जब ये पैदा हुआ था ना, छोटा सा बच्चा था, जब इसे गर्भाशय से निकाला था पेट से, तो इसके शरीर पर बहुत सारे जहर के बिंदी बिंदी सी थी, नीले कलर की काले कलर की, क्योंकि जहर दिया जाता था इसकी माँ को भी। तो उसी बिंदियों की वजह से जो इसके शरीर पे दाग धब्बे थे ना जहर के, स्टेन लगे हुए थे, निशान, तो उसी बिंदी बिंदी सी थी इसके शरीर पर, उस बिंदी की वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। लेकिन आज के टाइम की बात बता दूं, आज के डॉक्टर तो ऐसे हैं कि वो तो बस उन्हें पैसा चाहिए, वो तो वेट करते ही नहीं। आज के डॉक्टरों से अच्छा तो है 20-25 साल जो पहले गाँव में दाइयाँ होती थी वो नॉर्मल डिलीवरी करा देती थी, और उन MBBS डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी थी वो। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुछ कहानी थी, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के बीच लड़ा गया था। ठीक फ्रेंड्स, पहला युद्ध लड़ा गया था, इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ना केवल हरा दिया था तो इनको मार भी दिया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बंगाल को मुगल प्रशासन से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र राज्य किसने बनाया था, तो मुर्शिद कुली खान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बुकों में कराए हुए हैं एकदम डीप में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया, तो ये 1856 में बनाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई, तो 1858 का जो क्रांति थी उसके बाद अपनाई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा क्लियर। आगे देखेंगे, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो ये 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहाँ आए थे, तो मध्य एशिया में बसे थे आर्य। ठीक फ्रेंड्स, केंद्र में। आगे देखेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, तो ये आर्य अवधि में हुई थी। यहाँ मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जाऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो 3 बुक है ना उन पर पूरा टाइम लगाया है, एक एक लाइन मैंने एक एक वर्ड डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ हम सीधा आंसर और क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई ये बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये बैरम खान लिखा हुआ है, तो याद रखना कई जगह बैरम खान की जगह अकबर भी ऑप्शन में आ सकता है, तो ऑप्शन अकबर का भी ठीक है और बैरम खान का भी ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर बात मैं करूं थोड़ी अकबर की, तो हम जैसे कहते हैं ना कि अकबर महान शासक था, तो इन अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन है अकबर बिल्कुल झंडू शासक था, मैं बताऊं तो। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अकबर के पास बीरबल था, बीरबल देखो इतना महान था। वो कहते हैं ना सब किस्मत की बात होती है। अकबर
अकबर अनपढ़ था एकदम, बिल्कुल जाहिल गंवार। और बीरबल इतना बुद्धिमान होके भी वो कभी शासक नहीं बन पाया, और अकबर देख लो अनपढ़ होते हुए भी पूरा शासन करके गया। लेकिन अब इस अकबर की मैं कहानी बताऊंगा आपको तो आप यकीन नहीं करोगे। जब ये लड़ाई हुई थी ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, तो इसने हेमू को बंदी बना लिया था। उस टाइम अकबर नहीं लड़ रहा था, अकबर की तरफ से जो इसका संरक्षण दे रहा था ना, बैरम खान इसका बॉडीगार्ड था, तो ये लड़ रहा था। और इसके हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण बैरम खान इसे बंदी बना लेता है। और अकबर उस टाइम मात्र 15-16 साल का होता है, तब इसे बंदी बनाकर ले जाया जाता है अकबर के दरबार में। तो हेमू से अकबर कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तो हेमू कहता है क्या है तुम बताओ। तो वो कहता है तुम हिंदू धर्म छोड़ के ना मुस्लिम धर्म अपना लो, मतलब इस्लाम को अपना लो। तो हेमू ये कहता है मैं मरते मर जाऊँगा, लेकिन मैं इस्लाम धर्म को अपनाऊँगा नहीं। तो फिर अकबर ऑर्डर देता है अपने सिपाहियों को कि जाओ इसके बाप को लेकर आओ। और इसका बाप होता है एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति। उसे भी अकबर के दरबार पर लाया जाता है, अपने बाप के सामने खड़ा कर दिया जाता है, बेटे के सामने। तो हेमू जैसे ही अपने बाप को देखता है तो अकबर कहता है इसके बाप से कि मैं तुम दोनों को एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अब वो शर्त यह है कि तुम दोनों में से कोई एक इस्लाम धर्म को अपना ले। तो इसका बाप ये कहता है मैंने पूरी ज़िंदगी हिंदू धर्म में निकाल दी, अब मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता। तो सबसे पहले अकबर ने इसके बाप के धड़ को अलग करवा दिया था, सर को धड़ से अलग करवा दिया था। इसके बाप को मार डाला और फिर बाद में इसको मार डाला था। ठीक फ्रेंड्स, अगर और थोड़ा डीप में जाऊँ तो अकबर के हरम में, ठीक फ्रेंड, ये हरम वगैरह वो होता है जहाँ पर जो राजा वगैरह होता है उसकी स्त्रियाँ वगैरह रखी जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अकबर के हरम में अकबर के हरम में 13-14 साल से लेकर 25-26 साल तक की लड़कियां रखी जाती थी, 3-4 हज़ार। ठीक फ्रेंड, इतनी सारी लड़कियां इसके हरम में रहती थी। 13-14 साल से लेकर 25-26 साल तक की लड़कियां थी। ठीक फ्रेंड्स, और उस हरम की रखवाली करते थे हिजड़े, जिन्हें थर्ड जेंडर बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और वहाँ उन हरम में किसी राजा को अलावा किसी और मर्द को जाने नहीं दिया जाता था। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए वो लड़कियाँ किस लिए रखता था ये। ठीक फ्रेंड्स, तो कई लोग इसे महान बताते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल महान नहीं था। और भी कुछ कहानी वगैरह है। ठीक फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर कहानी सुनाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो आप इतना ही याद रख लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं तो इसे बिल्कुल महान नहीं मानता हूँ। आगे चलते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो ये था अफ़गानिस्तान का। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मस्तानी के शासक की प्रेयसी थी, तो ये बाजीराव। ठीक फ्रेंड, बाजीराव पेशवा की थी। इस पर एक फिल्म भी बनी है, बाजीराव मस्तानी। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रदेश में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो ये खिलजी ने जीता था। आगे देखते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा होगा। ये कहिए था सूरत में। सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ लगाई थी, तो ये सूरत में लगाई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखेंगे, पहली सहायक संधि कौन सी थी। ठीक है, तो ये निजाम के साथ ही। कई बार ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम कौन था, तो वो निजाम था, हैदराबाद का निजाम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है, तो ये पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, मैं भरोसा इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि फिर जैसे ही इसको टच करूँगा ना तो ये हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, बट मैं ब्रूस को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, हमें ब्रूस की कोई ज़रूरत नहीं, इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब आपको सही दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड्स, कर्नाटक संगीत के पिता कहा जाता है पुरंदर दास को। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री आया था, तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक फ्रेंड्स, फाहियान आया था इसके काल में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, निम्नलिखित में ऐसे मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, बिल्डर का काम होता है बिल्डिंगें बनाना, तो सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें बनाई थी शाहजहाँ ने। याद रखेंगे। और कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है UPPCS में कि मुगल काल का स्थापत्य कला किसको कहा जाता है, तो शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्थापत्य काल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे।
किस समुदाय, ठीक फ्रेंड, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक फ्रेंड, ये सिंह लिखा हुआ है बट आप थोड़ा याद रखेंगे ये सिंह है। ठीक फ्रेंड, तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से हुआ था। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे देखेंगे चित्रकला, गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महायान ने। ठीक फ्रेंड्स, ताजमहल का डिजाइन करने वाला, तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ये उस्ताद ईसा थे। आगे देखेंगे 24वां नंबर, बौद्धों में विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये कल्कि को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सम्राट, ठीक फ्रेंड्स, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये पंचमहल का करवाया था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर ने गुजरात की विजय के अभियान, मतलब गुजरात को जब जीता था तो कौन सा भवन बनवाया था? तो ये बनवाया था फतेहपुर सीकरी। ठीक फ्रेंड्स, और फतेहपुर सीकरी में इसने पंचमहल का निर्माण कराया था। लेकिन अगर क्वेश्चन और भी डीप में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये बनाया है, क्वेश्चन ये बनाया कि अकबर ने, मतलब जो ये क्या कहते हैं, फतेहपुर सीकरी दरवाज़ा बनवाया था ना, ये पंचमहल। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब अकबर ने गुजरात को जीता था तब क्या बनवाया था? तो ये फतेहपुर सीकरी दरवाज़ा बनवाया था। ठीक फ्रेंड, और इस दरवाजे को जब इसने खोला था ना तो सोने की कुंजियों से खोला था, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, पंचमहल का दरवाज़ा अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था। ये क्वेश्चन UPPCS में बना है। और कई बार ये क्वेश्चन बना कि अकबर ने गुजरात विजय पर क्या बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी, और सीकरी के अंदर ये पंचमहल बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा का प्रतीक है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रतीक माना जाता है। ठीक फ्रेंड, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाने का बनवाया था? तो अकबर ने। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है। इस इबादत खाने पे मैं लेक्चर दे सकता हूँ 10 मिनट। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन ये सब मैंने आपको डिटेल में प्राचीन भारत जब करवाया था, क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत, तो उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये इबादत खाना क्यों बनवाया था इसने, क्या कुछ होता था इसके अंदर। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देखें। मिडेवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। भारत की पहली शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इसके ऊपर तो मैंने पूरी कहानी सुना रखी है कि रजिया गुंडों में फंस गई थी। ठीक फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। अब आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, 700 के 720 क्वेश्चन मान लो हज़ारों बार एग्जाम में पूछे हुए होंगे, इसलिए मैं देख लो हर एक क्वेश्चन आपको लग ही रहा होगा देख के कि हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था? तो ये 712 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 32वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जैसा कि मैंने अभी ऊपर इसकी कहानी सुनाई है ना कि भारत, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पूरा पहला शासक था जिसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया था। तो देखो ये क्वेश्चन आ भी गया और एग्जाम में बना भी है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसी के लिए इसको जहर देते थे कौन? चाणक्य जी, ताकि कोई इसका दुश्मन इसे जहर दे के मार न दे। किसकी समाधि के कारण? ठीक फ्रेंड, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों के लिए पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की। ठीक फ्रेंड्स, 34वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? तो ये सुल्तान महमूद ने। ठीक फ्रेंड, महमूद गजनबी। 35वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ठीक फ्रेंड्स, आप चलते हैं 37 नंबर पर, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? ये बोध हो गया थे। ठीक फ्रेंड्स, त्रिपिटक याद रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। मराठों के साथ हुई थी अफगानों की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती? तो ये पानीपत की पहली लड़ाई थी। ठीक फ्रेंड्स, और इसकी बता दूं ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ये पानीपत में एक जगह पड़ती है काले आम। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पानीपत से ही हूँ तो मुझे काफ़ी पता है पानीपत के बारे में। और जहाँ ये लड़ाई हुई थी ना, वहाँ एक आमों का बगीचा था
और इतना खून बहा था ना इस लड़ाई में कि जहाँ जहाँ उस बाग में, आम के बाग पर, मतलब जिन जिन पेड़ों पर खून की बूंदें गिरी थी ना, तो उस पेड़ों के आम काले आने लग गए थे। ठीक है। जिन जिन पेड़ों पर खून की बूंदें गिरी थी ना, या खून बहा था, तो उन पेड़ों के आम काले आने लगे थे, इसीलिए उस जगह का नाम काले आम पड़ गया। ठीक है ना, तो उस जगह का नाम काले आम पड़ गया। और कई लोग तो ये बताते हैं कि इतना खून बहा था कि एक पेड़ के ऊपर उसकी इतनी छींटें गिरी थी, जब उस पेड़ को काटा गया था ना, उस पेड़ में से भी खून की धारा निकली थी। तो आप ये याद रखना, पानीपत में ये जगह पड़ती है काले आम, आज भी है। अब नेट पे सर्च करके देखना, पूरे बाग जहाँ जहाँ पर खून बहा था, तो पेड़ों के आम काले आने लग गए थे। ठीक फ्रेंड्स, काले पड़ गए थे खून की वजह से। जैसे खून होता है ना, अगर जम जाए आपके तो काला पड़ जाता है थोड़े देर बाद। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, बाबर ने डाली थी, कई बार क्वेश्चन बना। ठीक फ्रेंड्स, मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। इसी दिन पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, 1526 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को। ठीक फ्रेंड्स, बाकी वो कहते हैं ना कि इतिहास एक ऐसे इतिहासकार के हाथों में चढ़ गया कि वो जो लिख के गए हैं वो ही हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी इस प्लासी के युद्ध के बारे में बताऊं तो जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड गया था ना, तो उसने अपनी एक किताब लिखी थी, और वास्तव में ये युद्ध हुआ नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध लड़ा नहीं गया था, बट हमें इतिहास ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि ये इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। वास्तव में ये युद्ध हुआ नहीं था। जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड गया ना, तो उसने अपनी एक किताब लिखी थी, और उस किताब में इसने खुद कहा था कि जो बंगाल में मुर्शिदाबाद जगह है ना, एक गंगा नदी के किनारे मुर्शिदाबाद एक जगह है, और उस जगह पे ना रोड के ऊपर, मुर्शिदाबाद के रोड के ऊपर खड़ा था मैं, और मेरे साथ लगभग 350 सैनिक थे, 300 आदमी। मैं घोड़े के ऊपर सड़क पे था, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, और सड़क के किनारे इधर 10,000 आदमी थे, और सड़क के इस पार 10,000 आदमी थे, और बीच में मैं अपने घोड़े के ऊपर खड़ा था, और मेरे साथ लगभग 300 सैनिक थे। और इसने ये बात अपने मुंह से कही थी कि अगर उस टाइम इंडिया का कोई एक बंदा भी, 20,000 में से कोई एक बंदा भी मुझे पत्थर उठा के मार देता ना, तो हम उसी टाइम इंडिया से हमारा बोरिया बिस्तरा बन जाता। ठीक फ्रेंड्स, अगर कोई भी बंदा एक भी हिम्मत करके मार देता ना, मैं एक पत्थर भी उठा के मेरे मार देता, मैं घोड़े पे बैठा हुआ था, तो समझ लो कहाँ वो 20,000 आदमी और कहाँ ये 300, एक एक थप्पड़ भी बांटे में नहीं पड़ता। ये बात इसने खुद अपने मुंह से कही थी, और इंडिया 250 साल पहले ही आज़ाद हो गया होता। ठीक फ्रेंड्स, तो ये युद्ध हुआ नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती इतिहास हमारे ऊपर थोपा जाता है। ये बात इसने खुद कही थी। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था, बट यहाँ 63 लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा था। ठीक फ्रेंड्स, ये 1764 में हुआ था, इसे आप करेक्ट कर लेना, नहीं आगे मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, 1764 याद रखेंगे। आगे चलिए, आगे देखते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मुख्यमंत्री को। भारत में प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ये झांसी की रानी थी। ठीक फ्रेंड, झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही वीरता से लड़ी थी ये। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी रानी का बचपन का नाम क्या था? तो ये था मन्नू, या कई जगह लिखा होता है मणिकर्ण का। ठीक फ्रेंड्स, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, याद रखेंगे। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये टर्की को। ठीक फ्रेंड्स, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये 1871 में। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1707 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में। ठीक फ्रेंड्स, कई जगह ये रूसी क्रांति भी लिखा मिलता है, तो याद रखेंगे। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लेनिन को। ठीक फ्रेंड्स, लेनिन को। कैसे, ये थोड़े ऊट पटांग से क्वेश्चन है, बट आप चिंता मत करिए, थोड़े ही है ये। अप्रैल 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 थीसिस किसने तैयार की थी? ये लेनिन ने की थी। लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था ट्रॉट्स्की ने। ठीक है, ट्रॉट्स्की, याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी।
ये हाल फिलहाल में मैंने जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया है ना मॉडर्न हिस्ट्री से, वहाँ से क्वेश्चन लिया है मैंने। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, तो ये संस्कृत की शिक्षा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जर्नल उत्तरदायी था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जर्नल था जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, तो ये था जनरल डायर। ठीक फ्रेंड्स, और इसको मारने का काम किया था लंदन में जाके उधम सिंह ने। ठीक फ्रेंड्स, 1940 में मारा था इसको, याद रखेंगे। इसके ऊपर एक कहानी है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा किसी दिन, बहुत लंबी कहानी है। ठीक फ्रेंड्स, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, और ये लड़ा गया था 1767 से 69 के बीच। ठीक फ्रेंड्स, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग किया गया, तो ये 1937। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया, तो ये 1919 में। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया, तो 1919 में। जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई थी, तो ये 1919 में। ठीक फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इसमें लगभग 50-50 है। 50% क्वेश्चन ईजी है, 50% टफ है, तो आप बस देखते जाइए। ठीक फ्रेंड्स, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था, ये पंजाब क्या कहते हैं बंगाल का हिस्सा था। ठीक फ्रेंड, 1911 तक बिहार बंगाल के अंतर्गत आता था। अलीगढ़। ठीक फ्रेंड्स, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो सैयद अहमद खान थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने का आंदोलन था, तो ये होम रूल। ठीक फ्रेंड्स, ये होम रूल उस टाइम चल रहा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। ठीक फ्रेंड्स, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो ये हड़प्पा था, शुरू में ही बता दिया है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से 70वां नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू से उनका कोई लेना देना नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सुलभ सूत्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस वेद को प्राचीन वैदिक युग में संस्कृति के बारे में सूचना दी, तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद के ऊपर जितने क्वेश्चन है आप देखते हैं, ऋग्वेदों की संख्या 4 है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है बी। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, तो पशुपालन। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो सामवेद को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो मनु। अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान यह ग्रंथ कौन सा है, तो ये भगवत है, श्रीमद् भगवद गीता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, तो गोधन। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में क्या कहते हैं गाय को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था अगन्य। ठीक फ्रेंड्स, गाय को अगन्य कहा जाता था, ना मारने योग्य, इसका मतलब होता है ना मारने योग्य। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ पूछा गया है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, तो गोधन यानी कि गाय की बात हो रही है। अब देखेंगे 79 नंबर, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था, ठीक फ्रेंड्स, प्रकृति की। वैदिक लोग प्रकृति की पूजा वगैरह करते थे, हजारों बार एग्जाम में बनाए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र को कहा जाता था, ठीक फ्रेंड्स, और ये सब मैंने बताया हुआ है ना कि पुरंदर इंद्र को कहा जाता था। वरुण, गाय, अग्नि, मतलब इन सब के नाम कितनी बार ऋग्वेद में लिए गए हैं, तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बार इंद्र का नाम आया लगभग 275 बार। जब मैंने ये चैप्टर कराया था आपको डिटेल में पढ़ाया था। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ जाके देखना। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है, जो जिमिति अस्तोमा सदगमन कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी, तो 1/6। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फसल का 1/6 भाग लिया जाता था। आप चलते हैं 85 नंबर पे। प्राचीन काल में निष्क
के नाम से जाना जाता था। निस्क होता था आभूषण, ठीक फ्रेंड्स, सोने का आभूषण होता था निस्क। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगेन 87 नंबर, उपनिषद पुस्तकें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दर्शन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बड़ी नदी थी, तो ये सिंधु है, हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 89 नंबर देखें, कर्म का सिद्धांत, तो ये मीमांसा का था। मीमांसा जी ने इनकी डेफिनेशन दी थी कर्म की, तो ये मीमांसा से बिलोंग करता है। 90 नंबर देखेंगे, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये गणतंत्र थी, ठीक फ्रेंड। 90 को हमने देख लिया, आप चलते हैं 91 के पास। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, कौन सा वेद असत गद्य और पद्य दोनों में होता है? ठीक फ्रेंड, तो ये यजुर्वेद होता है। बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कौन सा वेद असत गद्य के रूप में रचित है, तो ये यजुर्वेद है। लेकिन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों है, तो ये यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। जैसा कि मैंने कहा, मगर कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं, मैं क्लियर कराता चलूँगा साथ साथ। 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो ये मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है, ठीक फ्रेंड्स। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो हमारे रामायण को दी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो ये विश्वामित्र थे। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन करते थे? तो कपास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कपास हमारे देश में ही टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी कपास की, ठीक फ्रेंड्स। सबसे पहले कपास क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता वाले लोगों ने विकसित किया था, ठीक फ्रेंड्स। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल है और ये गुजरात में पड़ता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कई बार थोड़ा डीप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था, तो ये लोथल था, ठीक फ्रेंड। डैकयार्ड भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी लोथल ही होगा। और कई बार क्वेश्चन और थोड़ा डीप में बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये ग्राम भोजक कहा जाता था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंदवंश की स्थापना किसने की थी? ठीक फ्रेंड, स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्मानंद, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ कुछ और लिखा हुआ था, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, बट मैंने काट के ग्रीन कलर की जगह रेड कलर में सही आंसर लिख दिया है, ठीक फ्रेंड्स। सिकंदर ने भारत पर कब्जा किया था या आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 326 ईस्वी में, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि सिकंदर इस युद्ध को जीत गया था, बट ये युद्ध, सही बताऊँ ना, ये युद्ध सिकंदर हारा था। ये इसको कई बार हाइड स्पेस का युद्ध कह देते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि दशराज का युद्ध किसे कहा जाता, तो इसी को कहा जाता था। लेकिन इसके साथ ना एक यूनानी लेखाकार होता था, ठीक फ्रेंड्स। अब वही बात है, यूनानी लेखाकार होगा तो ये अपने देश की बुराई या अपने राजा की बुराई थोड़ी लिखेगा। वो जो ये करता था सिकंदर, तो वो तुरंत नोट करता रहता था डायरी में, ठीक फ्रेंड्स। इसीलिए कई बार ये बताया जाता है कि ये इस युद्ध में हारा था, लेकिन जो इसका यूनानी लेखाकार था ना, उसने, वही बात है, अपने राजा को हारा हुआ कोई नहीं देख सकता या अपने देश की बुराई कोई नहीं कर सकता था, इसलिए इसने लिख दिया था कि सिकंदर जीता था, बट ये हारा था इस युद्ध में, ठीक फ्रेंड्स। डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बेबीलोन में, ठीक फ्रेंड्स। सिकंदर ने ये कहा था कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूँ। लेकिन जब ये हमारी इंडिया की तरफ आया, अफ़गानिस्तान वाले हिस्से से, ठीक फ्रेंड्स, तो 5-6 महीने तो ये देखता ही रहा कि हमारे इंडिया की कंडीशन कैसी है, जलवायु वगैरह कैसी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भीषण वगैरह गर्मी होती थी उस टाइम, ठीक फ्रेंड्स। तो इसकी जो सेना थी वो सिंधु नदी पार करने से मना कर गई थी, क्योंकि ये अपनी सेना को बहुत ही फोर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत सारी जगह ऑलरेडी लड़ाइयाँ करके आती थी। बट 5-6 महीने ये ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देता है सिंधु नदी के किनारे। और जैसा ही 6ठा महीना लगता है तो इसकी माँ की एक चिट्ठी आती है सिंधु, ठीक फ्रेंड्स। इसकी माँ की चिट्ठी आती है सिकंदर के नाम। तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि भाई बेटा सिकंदर, तू तो कहता था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, तो ऐसा कैसा तू योद्धा है जो 5 महीने से तू एक ही जगह टिका है, ऐसे तू विश्व विजेता कैसे बनेगा, ठीक फ्रेंड्स। तो फिर ये अपनी माँ को रिप्लाई भेजता है चिट्ठी में, और एक पोटली में ना अफ़गानिस्तान वगैरह के पास जो वहाँ की मिट्टी है ना अफ़गानिस्तान की, ठीक फ्रेंड्स,
तो अफ़गानिस्तान वगैरह का इलाका हाल फिलहाल में भी चर्चित है, क्योंकि वहाँ तालिबानियों का कब्ज़ा हो गया है। तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जो फिर इसकी माँ की चिट्ठी आती है तो वो ऐसे डांट वगैरह लगाती है। तो ये अपनी माँ को रिप्लाई लिखता है और थोड़ी सी मतलब पोटली में भर के अफ़गानिस्तान की मिट्टी भेजता है अपनी माँ को। ठीक फ्रेंड्स, मैं अफ़गानिस्तान नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस टाइम ये अफ़गानिस्तान और ये बांग्लादेश वगैरह सब अपने अंडर ही थे, इंडिया के अंडर। ठीक फ्रेंड्स, ये बाद में बंटवारा वगैरह हुआ है। ये काबुल कंधार है ना, ये सब इंडिया में ही बिलोंग करते थे उस टाइम, इसलिए मैं अफ़गानिस्तान का बार बार नाम ले रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी मिट्टी भेजता है अपनी माँ के लिए और उस चिट्ठी में लिखता है कि माँ, इस चिट्ठी को पढ़ के और जो ये मिट्टी है ना, ये अपने घर के आंगन में या घर के बाहर जो चबूतरा सा होता है उस पर फैला देना। आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं इस मिट्टी यहाँ क्यों उलझा हुआ हूँ। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ की मिट्टी वगैरह ऐसी है। तो जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ती है, और मिट्टी अफ़गानिस्तान की मिट्टी ऐसी है कि इस मिट्टी के ऊपर पिछले 50 सालों से विवाद चल रहा है, पता नहीं कितने सालों से। ठीक फ्रेंड्स, देख रहे होगे आपने कि यहाँ पे तालिबान भी जुटा हुआ था, अमेरिका 20 साल रह गया है। अमेरिका वाले भी हट के चले गए यहाँ से, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि हमारी फ़ौज यहाँ 20 साल से डटी हुई है और 20 साल में हमने लगभग 65 ट्रिलियन, ठीक फ्रेंड्स, 6500 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर दिए अफ़गानिस्तान के ऊपर इस मिट्टी को बचाने के लिए। 1 मिलियन में होता है 100, 1 ट्रिलियन में होता है 100 करोड़ रुपए। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लो 6500 ट्रिलियन डॉलर बताए थे अमेरिका ने, कि तब भी हम यहाँ पर शांति कायम नहीं कर सके। तो वही बात हो रही थी उस टाइम, जैसे आज के टाइम अमेरिका पे हुई। तो अमेरिका जैसे ही गया तो तालिबानियों का कब्जा हो गया है इस क्षेत्र पर, और उसी क्षेत्र से ये क्या कहते हैं सिकंदर भी दुखी था। तो ये सीधा डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था। ठीक फ्रेंड्स, तो जैसे ही इसकी माँ ने अपने ये मिट्टी अपने घर के चबूतरे पर या जहाँ भी बिछाई होगी, तो वहाँ उसकी माँ के घर पे युद्ध शुरू हो जाता है, मतलब वहाँ लड़ाई दंगा शुरू हो जाता है। उस मिट्टी को देख के वहाँ के लोग भड़क जाते हैं। तो इसकी माँ को पता चल गया कि ये मिट्टी वहाँ की जहाँ पे मेरा बेटा गया है सिकंदर, वो विवादित मिट्टी है, जिसकी वजह से यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गई। तो इसीलिए मेरा बेटा अभी उलझा हुआ है उस क्षेत्र में। ठीक फ्रेंड्स, तो कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं थी, बट मैंने फिर भी आपको सुना दी। तो क्वेश्चन बस यही बनता है कि 326 में इसने आक्रमण किया था। ठीक फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये भी बना कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में लौटते हुए। ठीक फ्रेंड्स, बट इतिहास हमें पढ़ाया जाता है कि सिकंदर इस युद्ध को जीता था, बट ये जीता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कोई यूनानी लेखक बताता है कि लेखक लिख गया है। अब भाई कोई लिखेगा तो अपनी बेरी के बेर खट्टे थोड़ी बताएगा। तो उसने ये लिखा था कि सिकंदर जीता था, तो जीता था भाई, हमें वही पढ़ाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। ठीक फ्रेंड्स, ये घनानंद लिखा हुआ है, डंडा कहीं रह गया है। ठीक फ्रेंड्स, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, बाकी आप घनानंद पढ़िए इसको। 102 नंबर देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवी के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 103 नंबर, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों पर अपना अधीन किया था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कुछ भाग थे इंडिया के जो उसने अपने अधीन ले लिए थे, तो ये था डेरियस। ठीक फ्रेंड्स, पहला ईरानी शासक था डेरियस, जिसने भारत के कुछ भागों पर कब्जा किया था। त्रिपिटक त्रिपिटक धर्म है, धर्म ग्रंथ है, ये बौद्धों का, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 105 नंबर पर, किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बनवाया था धर्मपाल ने। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विक्रमशिला को किसने नष्ट कर दिया था, तो ये कर दिया था, बताइए फ्रेंड्स, किसी को पता है? बताइए बताइए। ठीक फ्रेंड्स, तो इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक फ्रेंड्स, विक्रमशिला को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, और ये इसलिए नष्ट कर दिया था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे देश के लगभग जितने भी धर्म ग्रंथ वगैरह थे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी पुस्तक वगैरह थी, वो सब इसके अंदर रखे हुए थे। लेकिन जो ये बख्तियार खिलजी है ना, इसके ऊपर भी मैं कहानी सुना देता हूँ आपको। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो अब लंबी होगी तो होगी, तो आप सुनिए। इसके ऊपर भी कहानी ये है कि बख्तियार खिलजी को ना एलर्जी हो जाती है, मतलब कोढ़ रोग वगैरह तो हो जाता है, एलर्जी।
तो एलर्जी का इलाज ये करवाने जाता है। तो लेकिन जितने भी अरब देश के कंट्री के वैद्य वगैरह थे ना, अरब, ईरान, तुर्की पुर्की के, ये जितने भी वैद्य वगैरह डॉक्टर वगैरह थे, इसका कोई इलाज नहीं कर पाता। लेकिन इस बख्तियार खिलजी का एक दोस्त होता है अपने इंडिया में, और आई थिंक उसका नाम होता है बलवन, पता नहीं क्या होता है, हाँ बलवन, बलवन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसकी शायद दोस्ती होती है। बट वो इसे इनवाइट करता है इंडिया के अंदर की, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं, आप यहाँ आओ और आपका मतलब इलाज हो जाएगा बढ़िया वाला। ठीक फ्रेंड्स, तो उस खुजली का इलाज अरब कंट्री के जो भी डॉक्टर वगैरह थे या उस टाइम के वैद्य वगैरह कह लो, तो वो नहीं कर पाते हैं। जब ये इंडिया में आता है ना, तो ये सबसे पहले आता है यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। तो यहाँ एक प्रोफेसर होते हैं राहुल देव नाम के। तो ये तो होता है मुस्लिम, ठीक फ्रेंड्स, लेकिन ये उनको कहता है कि मैंने तुम्हारे यहाँ का नाम बहुत सुना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ये कहता है कि मैं किसी भी काफिर के हाथ से ना दवाई नहीं खाऊंगा। वो बोलता है, क्या कहते हैं, बख्तियार खिलजी, मतलब कि मैं किसी भी काफिर वो होता है जो इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, धर्म हो, सिख हो, जैन हो, कुछ भी हो। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता ना, तो वो काफिर है। ठीक फ्रेंड्स, चाहे मैं हूँ, आप हो, या मान लो कोई भी हो, जिसकी इस्लाम में आस्था नहीं है, तो वो काफिर है। तो वो बख्तियार खिलजी ये कहता है, तू एक हिंदू है, तू एक काफिर है, मैं तेरे हाथों से दवाई नहीं खाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वो शर्त रखता है कि मैं तुझे ना, अगर तू वाकई में बढ़िया प्रोफेसर है ना, बढ़िया वैद्य है, तो तू मुझे बिना उसके, क्या कहते हैं, बिना दवाई के ठीक करके दिखा। ये शर्त है, अगर तूने मुझे दवाई खिलाई तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तो प्रोफेसर राहुल जी होते हैं, तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें बिना दवाई के ठीक कर देता हूँ। तो वो कहते हैं तुम मुझे ना कुरान ला के दो। तो वो कुरान ला के देता बख्तियार खिलजी। तो रात भर कुरान राहुल जी अपने पास रखते हैं। ठीक है, राहुल प्रोफेसर होते हैं, तो वो प्रोफेसर अब रात भर उस कुरान को अपने पास रखते हैं। और कुरान के जो दोनों पन्ने होते हैं ना, कोने, पन्नों के कोने होते हैं, उन पे वो दवाई का लेप लगा देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, दोनों पन्नों के कोने पर दवाई का लेप लगा देते हैं ताकि बख्तियार खिलजी को पता भी ना लगे। तो जैसे ही सुबह होती है तो बख्तियार खिलजी आता है, कहता है कि भाई तुम मुझे बिना दवाई खिला के ठीक करने वाले थे। तो वो कहता है हाँ। कहता है ये कुरान ले जाओ और इसके 150 पेज पढ़ देना आज। तो वो पढ़ता है। ठीक फ्रेंड्स, दिन भर पढ़ता है, रात भर दिन में पढ़ता है, रात को वो कुरान फिर वापस देने आ जाता है राहुल जी को। फिर राहुल जी अगले 150 पन्नों पे वही दवाई का लेप लगा देते हैं और फिर उसे दे देते हैं। सुबह वो फिर पढ़ता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको पता ही होगा जब कुरान पढ़ी जाती है तो मुस्लिम लोग कुरान को पेज पलटने के लिए ना वो थूक से गीला करके अगला पेज तब पलटते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को ना पता हो तो देख लेना। कुरान के जो पन्ने के पेज पलटे जाते हैं ना, मुस्लिम लोग थूक लगा के पलटते हैं पन्ने को। जैसे कि अपने इंडिया में नोट गिने जाते हैं ना, थूक लगा के एकदम सटासट, तो ऐसे ही ये लोग कुरान के जो पेज पलटते हैं तो उन पेजों के कोनों पे, दोनों कोनों पे उसने दवाई का लेप लगा रखा था। तो जैसे वो थूक लगाता था और कोने पे टच करता तो वो दवाई उसके मुंह में जाती गई। ठीक फ्रेंड, थूक लेने के लिए वो जैसे जीभ को टच करता था और फिर पन्ने को टच करता था तो वो दवाई उस उंगली के माध्यम से उसके मुंह में जाती रही। तो ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे ठीक हो गया, मतलब बिना उसके दवाई खिलाए, मतलब उसने अपने हाथ से दवाई नहीं खिलाई थी, ऐसे कुरान के पन्नों पर लगा दिया था उसका लेप। तो बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है। तो वो ठीक होते ही ये क्वेश्चन पूछता है कि तूने मुझे ठीक कैसे किया बिना दवाई के। तो वो राहुल देव सच बोल देते हैं कि कहते हैं मैंने तुम्हारे कुरान के पन्नों पे ना दवाई का लेप लगा दिया था और इस वजह से तुम थूक लगा कर इसके पेज पलटते थे ना, तो वो थूक से ही दवाई तुम्हारे अंदर जाती रही और तुम ठीक हो गए। तो इतने में ही उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी तलवार निकालता है और राहुल देव प्रोफेसर जो होते हैं उनका सर धड़ से अलग कर देता है कि मैंने कहा था ना, मैं किसी भी काफिर के हाथों की दवाई नहीं खाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी छोटी सी कहानी। फिर ऐसे पता लग जाता कि यहाँ बहुत सारे इंडिया के जो ग्रंथ वगैरह रखे हुए हैं, तो ये आग लगा देता है इसको, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा देता है। तो आग इतनी भयंकर लगी हुई थी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ
कि 3-4 महीने तो आग का धुआं ही निकलता रहा था, आग बुझी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन बारिश होती है तब जाके वो आग बुझती है। ठीक है ना, उसमें सब कुछ जल गया था। थोड़े बहुत हमारे जो भी रह गए थे धर्म ग्रंथ की पुस्तकें वो फिर दोबारा से लिखी गई, बट सब कुछ लिखना इतना पॉसिबल नहीं था। तो क्वेश्चन यही बनता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि बनवाया किसने था? तो ये धर्मपाल ने बनवाया था, याद रखेंगे। 106 नंबर देखते हैं। महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये होता जत्रिक। ठीक फ्रेंड्स, महावीर की माता त्रिशला थी। आगे देखेंगे 108 नंबर। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये नालंदा था। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे महावीर, भगवान महावीर की प्रथम शिष्य कौन थी? तो ये जामली थी या जमाली। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये जामली लिखा होता है, अब यहाँ लिखा है जमाली। तो आप ऑप्शन दे के टिक कीजिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये 1398 में किया था। अगेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिकंदर लोदी का संस्थापक, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। तो आगे चलते हैं। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये अमनी वंश का था। सोने की खोज आर्यभट्ट ने की थी। देख लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और टकराएंगे आगे भी। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ठीक फ्रेंड्स, तो विक्रमशिला था, तक्षशिला था और कौशाम्बी नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, कौशाम्बी वगैरह संबंध था इसका बौद्ध से। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। 116 नंबर। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये मेगास्थनीज ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक, जो हमारे देश के लिए आज भी इतिहास का गौरव बनी हुई है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। ठीक फ्रेंड्स, हर्षवर्धन अपनी सभा कहाँ आयोजित करता था? तो इसने 2 सभाएं की थी। पहली की थी कन्नौज में, बट उस सभा वगैरह में आग वगैरह लग जाती है। फिर दूसरी की थी इसने प्रयाग में। और हर्षवर्धन के काल में एहसांग भारत आया था। ठीक फ्रेंड्स, मिहिर कुल का संबंध है हूणों से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। बाण भट्ट किसके राज दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के। ठीक फ्रेंड्स, इसने लिखी है हर्षचरित्र और कादम्बरी पुस्तक है बाण भट्ट की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाल विवाह प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी गुप्तों के काल में। अब देखेंगे सोने के सिक्के सर्वाधिक किस काल में जारी हुए? गुप्त काल में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो किए थे कुषाणों ने। लेकिन गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, बट इनके सोने मतलब इनका सोना प्योर नहीं था। ठीक फ्रेंड, मिक्सचर था। और ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। किस गुप्तकालीन शासक ने कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक फ्रेंड, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला एवं स्थापत्य के लिए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये चेर का था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? ठीक फ्रेंड्स, सरकारी नहीं, यहाँ पे आएगा दरबारी। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक की मैंने बात शुरू में की थी कि मैं कुछ भी अगर डाउट होगा या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा तुरंत ही। ठीक फ्रेंड, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। याद रखना। 128 नंबर देखेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती? तो ये खरोष्टी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र की गुफाओं के लिए। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये मणिग्राम था। ठीक फ्रेंड्स, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो ये चावल था। गुजरों को किस शासक ने हराया था? तो हर्षवर्धन ने हराया था गुजरों को। ठीक फ्रेंड्स, 133 नंबर देखते हैं।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कपिलवस्तु में की गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश हजारों बार पूछा है, तो ये सारनाथ में दिया था। ठीक फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एकदम डायरेक्ट फैक्ट के रूप में। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन कई बार एग्जामिनर थोड़ा डीप में जाके पूछ लेता है। कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ये बनाया है कि गौतम बुद्ध ने अपनी आखिरी वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी श्रावस्ती में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे श्रावस्ती में, और इनका देहांत हुआ था कुशीनगर में। आगे देखेंगे 135 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये बिंबिसार के। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। ठीक फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है 50-50 का लेवल है। भागवत संप्रदाय का विकास किसका योगदान अधिक था? तो हिंदू यूनानी। ठीक फ्रेंड्स, जो भागवत संप्रदाय का विकास में सबसे ज़्यादा योगदान था हिंद और यूनानियों का। आगे चलेंगे, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्र के कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। 140 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये मौर्य है। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक फ्रेंड, मौर्य। अब आगे देखेंगे, मौर्य राजवंश में प्रचलित मुद्रा था पर्ण। ठीक फ्रेंड्स, प्रचलित मुद्रा था पर्ण इनका। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक फ्रेंड्स, सांची सपूत, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, अगर तक्षशिला की बात बता दूं, चलो रहने दो, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर भी पूरी कहानी है एक। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। कर्णम वंश का संस्थापक था वासुदेव। ठीक फ्रेंड, फिरोजपुर किसका पुराना नाम था? तो ये पेशावर का। ठीक फ्रेंड, फिरोजपुर कई बार एग्जाम में पूछा गया पेशावर का पुराना नाम क्या था? तो फिरोजपुर याद रखेंगे। चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो ये देखो आगे ना क्वेश्चन, कुषाणों ने चलाई थी शुद्ध। ठीक फ्रेंड, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो ये कनिष्क ने कराया था। बहुत ही ये टैक्स लेता था उस पर। शुंग वंश के बाद किस वंश में भारत पर राज्य किया? ठीक फ्रेंड, तो ये कर्णम ने किया था। शुंग वंश के बाद कर्णम वंश का आया था भारत में। ठीक फ्रेंड, इन सब की ट्रिक की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप ट्रिक से वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके देखना, चैनल की प्लेलिस्ट में ओनली ट्रिक के नाम से वीडियो बनी है। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? तो ये हराया था पेन चाओ ने। 156 नंबर, प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक में अनियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। ठीक फ्रेंड्स, अनियमित यानी कि अंधाधुंध। तमिल का गौरव जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो चिंतामणि का संबंध था जैनों से। 158 नंबर, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो ये कदंब का नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त राजवंश का वह शासक जिसने हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका था? तो ये थे स्कंदगुप्त। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्कंदगुप्त। ठीक फ्रेंड, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे तो विष्णु जी थे। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट थे। दिलवाड़ा मंदिर ये माउंट आबू पर है। ठीक फ्रेंड्स, 163 नंबर देखेंगे, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है खजुराहो मंदिर। लिंगराज की नींव किसने डाली थी? तो ये अक्तिय केसरी ने। उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा तेज चल रहा हूँ मैं, ऑलरेडी हम पहले ही लेट हो चुके हैं। ठीक फ्रेंड, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये धर्मपाल ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र कहाँ के संस्थापक का नाम था? तो धर्मपाल। ठीक फ्रेंड, यादवों की राजधानी देवगिरी थी। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
आगे देखेंगे चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। ठीक फ्रेंड्स, रुद्रमाकिस राजवंश की पहली महिला शासक थी तो ये काकतीय। किसने इक़्तिदारी चलाई थी तो ये रजिया सुल्तान के बापू ने यानी कि इल्तुतमिश ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, जब इसने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हराया था तरान की द्वितीय लड़ाई में। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले अगर कि तराइन प्रदेश कहाँ पड़ता है तो ये हमारे हरियाणा में ही पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, पानीपत में, पानीपत से थोड़ा दूर है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है ये तराई। ठीक फ्रेंड्स, पहले इसको कहा जाता था तरौरी, महाभारत के टाइम पे तरौरी कहा जाता था, फिर जब ये मुग़ल काल में इसको तराइन कहा जाने लगा, बट अब करंट में इसको कहा जाता है तराई, तरावड़ी। ठीक फ्रेंड्स, तरावड़ी पड़ता है ये करनाल और उत्तर क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र के बीच में। पहले तरौरी कहा जाता था महाभारत में, फिर मुग़ल काल में इसे तराइन कहा जाने लगा, बट अब कहा जाता है इसे तरावड़ी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था तो ये मुबारक शाह खिलजी थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे तो ये बाबर के थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखो कुछ ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन भी आ गए। रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विजयनगर की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। ये हुई थी 1336 में। ठीक फ्रेंड्स, 1336, आई थिंक 1333 है, बट वो 14वीं सदी कहलाएगी। ठीक फ्रेंड्स, 14वीं सदी लग गई थी उस टाइम। बैमनी राजाओं की राजधानी थी गुलमर्गा। आगे देखेंगे कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ इनकी मित्रता थी। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो फिरोज तुगलक ने। कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे कई बार क्वेश्चन ये बना है कि किसे अभागा सुल्तान कहा गया तो फिरोज तुगलक को। ठीक फ्रेंड्स, हाँ याद रखेंगे। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। रजिया को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था तो ये तुर्की जो 40 अमीर सरदार थे, या तुर्की कह लो या अफगान सरदार थे। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार बना है। तो जो 40 अफगान सरदार थे उन्होंने हटाया था इनको, तुर्की के थे वो। याद रखेंगे किसने भूमि नापने का पैमाना गज सिकंदरी तो ये सिकंदर लोदी ने चलाया था। नहर निर्माण करवाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था ये गयासुद्दीन तुगलक। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस राजवंश का स्थापित हो गया? ठीक फ्रेंड्स, तैमूर के बाद भारत पर राज हो गया था सैयद वंश का। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसाबनी। ठीक फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी ससबनी वंश का था। ठीक फ्रेंड्स, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया, रिपीट हो गया है। आगे देखें निम्नलिखित में से किसने अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा था तो चंगेज खान ने। प्रसिद्ध ऐतिहासिक हम्पी तो ये हम्पी कर्नाटक जिले में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे हम्पी स्थित है बेल्लारी में और बेल्लारी पड़ता है कर्नाटक में। 198 नंबर। विजय साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी भूराजस्व। ठीक फ्रेंड्स, जो इनके साम्राज्य का राजपाट चलता था तो भूराजस्व पे। ठीक फ्रेंड्स, टैक्स वगैरह लेते होंगे। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और लास्ट देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था तो 1939 में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी।